भारत का एक छोटा सा किंतु प्राकृतिक खूबसूरती से भरा पूरा राज्य उत्तराखंड। कहते हैं यहाँ की नदियां गीत गाती हैं, यहाँ के जंगलों के दिल धड़कते हैं और यहाँ का हिमालय अपरिमित शांति और सुकून बांटता है। लेकिन आज यह राज्य चारों तरफ से खौफनाक खतरों का सामना कर रहा है। सत्ता की शह पर गीत गाती नदियों को खोदकर उनकी स्वर लहरियों को खामोश किया जा रहा है। अवैज्ञानिक और अदूरदर्शी विकास ने इस राज्य को प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट होने की कगार पर पहुंचा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस राज्य के सामने पैदा हो गया है प्लास्टिक कचरे का। तीर्थयात्री, पर्यटक और स्थानीय स्तर पर होने वाले सामाजिक, धार्मिक और अन्य कार्यक्रमों के साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर इस्तेमाल किया जाने वाला प्लास्टिक इस राज्य के जंगलों, खेतों, नदियों को कचरा बनकर रौंद रहा है और यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को समाप्त करने पर आमादा है। मेरे गांव के लोगों ने प्लास्टिक वेस्ट को खत्म करने के लिए एक मुहिम छेड़ी है। मेरा गांव बसुकेदार उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। मैं चाहता हूं कि इस मुहिम को आपके साथ साझा करूं। आपसे अनुरोध है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पूरा वीडियो देखकर, वीडियो को लाइक कर, कमेंट कर और शेयर कर आप इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। हाल के सालों में उत्तराखंड के गांवों में एक अच्छी परंपरा तेजी से शुरू हुई है। लगभग खाली हो चुके या खाली होने की कगार पर पहुंच चुके गांव के लोग जून के महीने में पूरे परिवार के साथ गांवों में लौटते हैं। विवाहिता बेटियों और उनके परिवारों के साथ ही अन्य रिश्तेदारों को भी आमंत्रित किया जाता है। 5 से लेकर 10 दिन का कोई आयोजन किया जाता है। आमतौर पर यहाँ की परंपरा के अनुसार ये आयोजन धार्मिक होते हैं, लेकिन इससे अधिक ये एक दूसरे से मिलने जुलने के मौके होते हैं। इन आयोजनों में कई दिनों तक सामूहिक भोज होता है। आत्मीयता, धार्मिकता और मस्ती भरे इन सामूहिक भोजों का सबसे बदसूरत और कष्टदायक पहलू होता है इनमें बेरहमी से इस्तेमाल किया जाने वाला सिंगल यूज प्लास्टिक। इस तरह के आयोजन के बाद आप किसी भी गांव में जाएंगे तो चारों तरफ कचरे के रूप में फैली प्लास्टिक की प्लेटें, ग्लास और दोने आपको नजर आ जाएंगे। इसके साथ ही कई जगहों पर इस कचरे को जलाए जाने के निशान भी आप देख सकेंगे। इससे पहले मैं अपने गांव बसुकेदार की पहल की बात करूं, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि प्लास्टिक कचरा खेतों, जंगलों, नदी नालों के लिए जितना खतरनाक है उससे कई ज्यादा खतरनाक इसे जलाने के कारण हवा में घुलने वाला धुआं है। खेतों, जंगलों, नदी नालों का कचरा हो सकता है अपना असर दिखाने में कुछ साल का वक्त ले, लेकिन हवा में घुला प्लास्टिक का धुआं स्वास्थ्य पर कुछ ही समय में या तत्काल असर डाल सकता है और आप कैंसर, अस्थमा, स्किन डिजीज, पेट संबंधी बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं। मेरे गांव में इस बार 5 दिवसीय धार्मिक आयोजन किया गया। आयोजन से पहले गांव वालों की बैठक में मैंने खुद प्रस्ताव रखा कि प्लास्टिक की प्लेट, ग्लास, कटोरियों का इस्तेमाल न किया जाए। अफसोस तब हुआ कि जब इस प्रस्ताव का समर्थन गिने चुने लोगों ने ही किया और वह भी आधा अधूरा। किसी ने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है। किसी ने पूछा कि इतने बर्तन कहां से आएंगे। किसी ने कहा बर्तन कौन धोएगा। किसी ने तो यहां तक उलाहना दिया कि प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्रियों को क्यों नहीं बंद करवा देते। अंत में मुझे चुनौती दी गई कि मैं कर सकता हूं तो करके दिखाऊं। मैंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। पहला सवाल था, इतने बर्तन कहां से आएंगे। मेरे भाई ने हाथ बढ़ाया और हमने जरूरत के सभी बर्तन खरीद लिए। दूसरा सवाल, बर्तन कौन धोएगा। तो मैंने खुद शुरुआत की। एक नेपाली मूल की महिला थी वहां, जिसे 5 दिनों के सामूहिक भोज में बर्तन धोने के लिए रखा गया था मजदूरी पर। उसने मेरी भरपूर मदद की। हालांकि उसे सिर्फ बड़े बर्तन धोने के लिए रखा गया था, लेकिन उसके सहयोग ने इस मुहिम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले 2 दिन तक सिर्फ हम दोनों ने सभी खाने वालों के बर्तन साफ किए, जिनकी संख्या सैकड़ों में थी।
लेकिन तीसरे दिन गांव के कुछ युवक हाथ बटाने आ गए और तीसरे दिन गांव की बेटियां और बहुएं भी बर्तन धोने के काम में शामिल हो गई। उसके बाद एक बड़ी टीम बर्तन धोने के काम में जुट गई, जिसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पीछे मत देखो, अपना काम कर लो। अब तुम नेचुरल वीडियो बनाओ, नेचुरल वीडियो और सरदार जी की वीडियो बना लियो। जो है एचओडी है, एचओडी को भी ले लियो। दीपा बहन जी, आप अपनी जगह पे आ जाओ। हाँ, खिलाता यानी कि मैं अकेला चला था और कारवां बन गया। इसके बाद तो इस टीम ने गांव और गांव के आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने का अभियान भी चलाया और पूरे गांव को लगभग प्लास्टिक कचरे से मुक्त कर दिया। एक विडंबना यह भी है कि पहाड़ों में प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने और उसका निस्तारण करने की कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। फिलहाल हमें इसे ठिकाने लगाने के लिए एक खाई का इस्तेमाल करना पड़ा। 2 मीटर चौड़ी और करीब 300 मीटर लंबी इस खाई की गहराई कितनी है कोई नहीं जानता। खाई मेरे गांव के खेतों के बीचों बीच है। डिस्पोजल प्लेट और ग्लास की जगह स्टील के बर्तन इस्तेमाल करने से जो फायदे हुए उन्हें देखना जरूरी है। पहली बात, आयोजन के दौरान और उसके बाद गांव में और गांव के आसपास कहीं भी प्लास्टिक का कचरा और जूठन नहीं फैला। आमतौर पर ऐसे आयोजनों में होता यह है कि डिस्पोजल प्लेट, ग्लास जूठन के साथ एक जगह जमा कर दिए जाते हैं और उसके बाद बंदर और हवाओं के कारण ये चारों तरफ फैल जाते हैं। दूसरा, डिस्पोजल प्लेट ग्लास खरीदने में जो खर्च आता है वो एक अच्छी खासी रकम होती है, जबकि स्टील के बर्तन उसमें पैसा तो लगता है लेकिन एक बार खरीदने के बाद कई बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बशर्ते कि उनके रख रखाव में लापरवाही न की जाए। तीसरा, डिस्पोजल प्लेट इस्तेमाल होती है तो खाना काफी मात्रा में प्लेट के बाहर गिर जाता है, लेकिन स्टील की प्लेटें इस्तेमाल करने से खाने की ये बर्बादी बच जाती है। साथ ही जिस जगह पंक्ति बनाकर हम बैठते हैं आमतौर पर पहाड़ों में, वो जगह गंदी नहीं होती। 3 चुनौतियां जो मेरे सामने रखी गई थी उनमें से 2 पूरी हो चुकी थी, यानी कि बर्तन कहां से आएंगे और बर्तन कौन धोएगा वाली चुनौती पूरी हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। एक चुनौती या सवाल जो मेरे सामने रखा गया था और अक्सर ऐसे मामलों में रखा जाता है कि फैक्ट्री बंद क्यों नहीं करवाते थे। इस बारे में मेरा कहना यह है कि प्लास्टिक की फैक्ट्रियां बंद करवाना शायद प्रधानमंत्री जी के बस की बात भी नहीं है। कारण यह है कि हम जो सरकारें चुनते हैं वे जनहित के काम सिर्फ दिखावे के लिए ही करती है। उनका असली मकसद होता है पैसा बटोरना और राज करना। पार्टियों और नेताओं को पैसा उद्योगपति देते हैं। हमारे देश में प्लास्टिक उत्पादन एक बड़ा उद्योग है। प्लास्टिक उत्पादक राजनीतिक दलों को मोटा चंदा देते हैं। ऐसे में प्लास्टिक फैक्ट्रियां बंद करवाना संभव नहीं है। हम इतना भर कर सकते हैं कि अपने घर में और गांव में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। सामूहिक भोजों में तो कम से कम हम डिस्पोजल प्लेट ग्लास की जगह स्टील के बर्तन इस्तेमाल कर ही सकते हैं और हमें करने चाहिए। मेरे गांव में इस सफल प्रयोग को कवर करने के लिए कुछ टीवी चैनल के लोग भी पहुंचे। इसके लिए मैं खास तौर पर डीडी न्यूज उत्तराखंड और केदारखंड एक्सप्रेस का आभार व्यक्त करता हूं। इन चैनलों में प्लास्टिक मुक्त अभियान की कवरेज आने से लोगों में जागरूकता आएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो थोड़ा बहुत लोग समझे, कईयों ने तो कहा यार कौन बर्तन धोएगा, मैंने कहा मैं धोऊंगा। फिर थालियां कम थी, मैंने कुछ और मंगाई, भाइयों ने सबने वो करके जो इस बात का समर्थन कर रहे थे वो सबने कहा कि नहीं मंगवाओ, तो हमने कुछ और थालियां मंगवाई और उसके बाद हमने यहाँ पे जो है ये शुरू किया। शुरू में अब भी कुछ लोग कभी कभी आके जो है वो चला देते हैं, क्योंकि वो खाया और फेंक दिया।
लेकिन इसमें तो कभी कभी ऐसा भी होता है यार, एक आदमी धो रहा है हम भी धोएं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो लेकिन फिर भी जो नए बच्चे हैं उनका पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है। वो लगातार जैसे मैं यहाँ शुरू करता हूँ वो सारे बच्चे आके धोने पे लग जाते। प्लास्टिक मुक्त अभियान के दौरान कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि लोगों को प्लास्टिक कचरे के दुष्प्रभावों की जानकारी ही नहीं है। ज्यादातर लोगों ने पूछा कि हम इतने सालों से प्लास्टिक के प्लेट कप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब ऐसी क्या आफत आ गई है। कुछ लोगों ने कहा कि इतनी सरदर्दी लेने से भैया क्या फायदा है, इस्तेमाल करके इनको जला देंगे। इन लोगों और ऐसे अन्य तमाम लोगों को यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि प्लास्टिक में डाइऑक्सिन्स और फ्लोरांस जैसे विषैले रसायन होते हैं, जलाने के बाद भी खत्म नहीं होते और हवा में तैरते हुए सांस के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये रसायन कैंसर, अस्थमा, त्वचा रोग जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। मिट्टी में पड़ा प्लास्टिक कचरा हजारों सालों तक खत्म नहीं होता। छोटे छोटे कणों में टूटकर वह बेशक हमें दिखाई न दे, लेकिन ये माइक्रो प्लास्टिक भूजल रिचार्ज को रोक देता है, यानी कि बारिश का पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता और हमारे जल स्रोत सूख जाते हैं। इसके साथ ही ऐसी जमीन जहां प्लास्टिक पड़ा हो उसकी उत्पादक क्षमता कम हो जाती है, यानी कि जमीन में पेड़ पौधे, अनाज, सब्जियां नहीं उगती, ठीक से नहीं उगती। गाड़ गदेरों और नदियों में पड़ा प्लास्टिक कचरा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर पानी के बहाव के साथ समुद्र तक पहुंच जाता है, जहां वह समुद्री जीवों को तो प्रभावित करता ही है, समुद्री नमक के साथ मिलकर हमारे भोजन का हिस्सा भी बनता है और हमारे शरीर में पहुंच जाता है। मैंने हाल के अपने एक वीडियो में बताया था कि नई वैज्ञानिक खोज के अनुसार हर व्यक्ति के दिमाग में प्लास्टिक की बोतलों के 6 ढक्कनों के बराबर प्लास्टिक पहुंच चुका है, जो हमारी दिमागी स्थिति को असंतुलित कर सकता है, यानी कि हमें पागलपन के दौरे पड़ सकते हैं या स्मृतिलोप हो सकता है। आप चाहें तो इसी चैनल पर मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। एक और रिसर्च अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने की है। उन्होंने पाया कि मिट्टी में बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक पहुंच चुका है। अब स्थिति यह है कि पेड़ पौधे भी इस प्लास्टिक को अवशोषित कर रहे हैं, यानी कि सब्जियों और अनाज के जरिए माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक हमारे शरीर में पहुंच रहा है। इस रिसर्च टीम का नेतृत्व करने वाले ऑस्ट्रेलिया के कृषि वैज्ञानिक जोसेफ बोक्टर, जिनका नाम है, उन्होंने इस स्थिति को डरावनी और बहुत चिंताजनक बताया है। 2 ऐसी वैज्ञानिक खोजें आज तक हुई हैं जिन्हें दुनिया के लिए सबसे विनाशकारी माना गया है। पहला आइटम बम और दूसरा प्लास्टिक। इन दोनों की खोज करने वाले वैज्ञानिक अपने इन आविष्कारों के लिए दुनिया से माफी भी मांग चुके हैं। समझ सकते हैं कि प्लास्टिक कितना खतरनाक है। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्लास्टिक नियंत्रण के मामले में हमने पहले ही बहुत देर कर दी है। यदि अब भी हम पहले की तरह प्लास्टिक इस्तेमाल करते रहे तो दुनिया में मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पतियां अब बस कुछ 100 साल और ही सरवाइव कर पाएंगे और फिर खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो खत्म करने से पहले एक अनुरोध। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरा फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी देखें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे भी चलता रहे तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य भेजें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने बैंक डिटेल भी दे दी है। आर्थिक सहयोग देने के लिए मैं आलम रामपाल जी का और KS रावत जी का आभार व्यक्त करता हूं। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।